हेलो एवरीवन, मैं अनिल कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल विश्व भारती क्लासेस में। पिछला वीडियो मेरा जो मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस रिलेटेड था उसी का ये अगला पार्ट है। इसमें आपको 26 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 50 तक के क्वेश्चन और आंसर को सुनने देखने का मौका मिलेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं 26 से लेकर के 50 तक। उम्मीद है आप लोगों ने पहला सेट देख रखा होगा जहां 1 से लेकर के 25 तक के क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 26, यहां से पॉलिटी और पीए से 10 क्वेश्चन जो आपका सिलेबस में है जेपीएससी का, उसके अकॉर्डिंगली आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। किसने अपनी पुस्तक पावर एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट में लिखा है कि भारतीय राष्ट्रपति को एक संवैधानिक अध्यक्ष से कहीं अधिक निश्चित और सकारात्मक भूमिका प्राप्त है? सही उत्तर है इसका के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। तो उनका ये किताब लिखा हुआ है। इसके अलावा के.एम. मुंशी आपको याद होगा 1952 में इन्होंने वन महोत्सव की शुरुआत की थी। ये ड्राफ्टिंग कमेटी के भी सदस्य रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने आई फॉलो द महात्मा और जय सोमनाथ जैसी पुस्तकों की भी रचना की है। क्वेश्चन नंबर 27, संविधान में उल्लेखित मूल अधिकारों को किस श्रेणी में रखा जा सकता है? सीधा हम इसका आंसर बताते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको सकारात्मक और नकारात्मक दोनों कैटेगरी में बांटा जा सकता है। मतलब ये सकारात्मक भी हो सकते हैं और नकारात्मक भी हो सकते हैं, लेकिन सामान्य तौर पे जो ऑप्शन है उसको देखिए। अधिकांश सकारात्मक लेकिन कुछ नकारात्मक दोनों हो सकते हैं, तो ए और बी दोनों, लेकिन एक करना तो है नहीं हम लोगों को। उसके बाद है कि अधिकांश नकारात्मक लेकिन कुछ सकारात्मक। यही इस सवाल का सही जवाब है कि फंडामेंटल राइट सकारात्मक भी हो सकते हैं, नकारात्मक भी हो सकते हैं, लेकिन अधिकांश की प्रकृति नकारात्मक होती है और कुछ की सकारात्मक होती है। कुछ उदाहरण से अगर समझ लें, जैसे कि जो नकारात्मक प्रकृति के हैं वो आप फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 15 क्लाउज 1 को याद करें। नकारात्मक का मतलब हुआ कि जो राज्य को नहीं करना है, और सकारात्मक का मतलब हुआ जो राज्य को करना है। तो निगेटिव में 15 क्लाउज 1 जैसे है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर राज्य विभेद नहीं करेगी। तो ये नहीं करेगी ये नकारात्मक में आएगा, और जो करेगी वो सकारात्मक में आएगा। जैसे कि 19 क्लाउज 1 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करेगी। ठीक है, तो अधिकांश नकारात्मक है लेकिन कुछ सकारात्मक है। नकारात्मक के उदाहरण कुछ और हम आपको दे दे। 15 क्लाउज 1, 16 क्लाउज 2, 18 क्लाउज 1, 20, 21, 22, 27, 28 ये सब नकारात्मक प्रकृति के हैं। जबकि 19, 21 जिसमें कि शिक्षा का अधिकार भी है, 25, 29, 30, 32 जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है ये सब सकारात्मक हैं। तो सही उत्तर है अधिकांश नकारात्मक लेकिन कुछ सकारात्मक भी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। निम्न में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित नहीं है? पहला, राज्य लघु उद्योगों के विकास के लिए कदम उठाएगी। लघु उद्योग गांधी जी का सोच था, तो यह गांधीवादी सिद्धांत पर है। दूसरा, राज्य यह प्रयास करेगा कि संपूर्ण भारतीय संघ में एक समान न्याय व्यवस्था कायम करे। यह गांधीवादी विचारधारा नहीं है, बल्कि यह उदारवादी सिद्धांत के श्रेणी में आता है। तो 2 नंबर नहीं होगा, 1। तीसरा, राज्य ग्राम पंचायत के गठन के लिए प्रयास करेगा। तो ग्राम पंचायतों का गठन गांधीवादी विचारधारा से है। और चौथा देखिए, राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करे, यह भी उदारवादी सिद्धांत पर है। तो 2 और 4 जो आपका ऑप्शन है उसमें से नंबर 2 और 4 ये उदारवादी सिद्धांत पर आधारित है, और 2 और 4 का जो ऑप्शन है वो है आपके क्वेश्चन के ऑप्शन नंबर सी में। तो इस सवाल का सही जवाब होगा सी। नंबर 29, मंत्री परिषद में निम्नलिखित में से कौन कौन शामिल रहता है? मंत्री परिषद में शामिल कौन है? कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर और डिप्टी मिनिस्टर। और मंत्री परिषद का प्रधानमंत्री होते हैं। संसदीय शासन व्यवस्था है, मंत्री परिषद ही वास्तविक प्रधान होती है। मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री के अलावा अन्य मंत्री शामिल होते हैं, और मंत्री परिषद का बॉस प्रधानमंत्री होता है। अब ऑप्शन देखिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति ये दोनों निकल गए, इसमें शामिल ही नहीं है।
राष्ट्रपति फिर आया, ये भी शामिल नहीं हो सकते हैं। उपराष्ट्रपति ये हो नहीं सकते हैं। तो सही उत्तर है डी, प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री। तो अन्य मंत्री में कौन? कैबिनेट, स्टेट और डिप्टी मिनिस्टर, और सबका बॉस प्रधानमंत्री। तो 29 का सही उत्तर है डी। नंबर 30, भारत में नागरिक अधिकार की शुरुआत, सिटीजन चार्टर जिसको बोलते हैं, किस वर्ष हुई? तो इसका सही उत्तर है 1997, बी। ए को देखिए 1991, सबसे पहले इंग्लैंड में यह अवधारणा मतलब कि नागरिक अधिकार की या सिटीजन चार्टर की जॉन मेजर ने दिया था, ठीक है। और उसके बाद 1998 में जब टोनी ब्लेयर की सरकार थी, तब उस सरकार ने सर्विस फर्स्ट का नारा दिया, सेवा प्रथम का नारा दिया, और यह सेवा प्रथम का नारा है नागरिक अधिकार से संबंधित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग। पंचायती राज से संबंधित जिला विकास एजेंसी के पुनर्गठन से संबंधित समिति किसकी अध्यक्षता में गठित की गई है? सब कहीं ना कहीं जो भी ऑप्शन है ये सब आपका इस क्वेश्चन से रिलेटेड है, ठीक है। सबसे पहले देखें आंसर, तो आंसर है बी, वी रामचंद्रन। उन्होंने ही जिला ग्रामीण विकास एजेंसी के पुनर्गठन से संबंधित बात के लिए जो कमेटी बनी उसकी अध्यक्षता की थी। वी रामचंद्रन ने जमीनी स्तर पर योजना कैसे लागू किया जाए इसके लिए एक विशेषज्ञ समिति बनी थी, उसके भी अध्यक्ष थे। जबकि ललित माथुर, यह समिति जो बनी थी, यह पंचायती राज संस्थाओं को शक्ति और कार्य हस्तांतरण कैसे किया जाए उस पर एक टास्क फोर्स या कार्यबल बना था, उसके लिए इन्होंने सुझाव देने का काम किया था और उस समिति की अध्यक्षता की थी। एल.एम. सिंघवी के विषय में हम पहले पंचायती राज पर 2 वीडियो डाल रखे हैं, उसमें बहुत डिटेल है, तो आप वहां उसको देख सकते हैं। मणिशंकर अय्यर, सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं के कुशल वितरण को कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए, तो सार्वजनिक वस्तुओं के वितरण को बेहतर बनाने के लिए जो कमेटी बनी, एक विशेषज्ञ समिति बनी, उस समिति के ये अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 32, केंद्रीय सचिवालय के संबंध में क्या सही नहीं है? ऑप्शन को देख लीजिए। मंत्री परिषद की तरह यह भी सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है, यह सही बात है। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से, आप सब जानते हैं कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, और भारत के संविधान के आर्टिकल 75 क्लॉज 3 में इस बात का प्रावधान है। तो उसी तरीके से केंद्रीय सचिवालय भी सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है। बी, केंद्रीय सचिवालय का सर्वोच्च अधिकारी मुख्य सचिव मतलब चीफ सेक्रेटरी होते हैं, यह भी सही है। ऑप्शन सी, केंद्रीय सचिवालय की कोई निश्चित नियम नहीं है, यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि कार्य प्रणाली इनकी बिल्कुल निश्चित होती है और यह निश्चित सिद्धांतों पर ही काम करते हैं। तो सी इसका आंसर है। और ऑप्शन डी को देखिए, नीति निर्धारण कार्य में मंत्री की सहायता करना, यह केंद्रीय सचिवालय का सबसे महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मंत्री परिषद का या कैबिनेट का सबसे महत्वपूर्ण कार्य नीति का निर्माण है। तो इसका आंसर था सी। नंबर 33, अगर हमारी सभ्यता टूट जाती है तो यह वास्तव में प्रशासन की असफलता ही होगी, किसका कथन है? सही आंसर है वेलेस हॉर्नमैन, ऑप्शन ए। बिलोवी ने प्रशासन के संदर्भ में कहा था कि प्रशासन सरकार की चौथी शाखा है, प्रशासन सरकार की चौथी शाखा है, जबकि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और चौथी शाखा विलोवी के अनुसार प्रशासन है। वैसे फोर्थ जो पिलर माना जाता है, चौथा स्तंभ, भारत में मीडिया को माना जाता है, लेकिन यह मानना विलोवी का है। टेरी ने प्रशासन के संदर्भ में कहा था कि प्रशासकों का जीवन ही निर्णय लेना है। और एक और नाम है रैमजे मेयोर, और इन्होंने कहा था कि नौकरशाही स्वतंत्रता की रक्षा की विरोधी है, नौकरशाही स्वतंत्रता की रक्षा की विरोधी है। नंबर 34, संसद में निर्धारित कार्यक्रम को छोड़कर जब किसी महत्वपूर्ण विषय पर वाद विवाद की मांग की जाती है तो उसे क्या कहते हैं? सही आंसर है बी, स्थगन प्रस्ताव, एडजॉर्नमेंट मोशन। स्थगन प्रस्ताव को लाने के लिए 50 सदस्यों की स्वीकृति
की आवश्यकता होती है और सदन के प्रमुख को, अध्यक्ष को इस बात का अधिकार होता है कि वो स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार करें या फिर न करें। तो 50 सदस्यों की सहमति चाहिए और ये अधिकार अध्यक्ष को होगा कि वो स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार करें या फिर न करें। अब बाकी को देख लें थोड़ा थोड़ा। अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। इसके लिए भी 50 सदस्यों के सहमति की आवश्यकता होती है। प्रस्ताव के स्वीकृति के 10 दिनों के अंदर इस पर बहस कराया जाता है। बहस के दौरान सरकार अपना पक्ष रखती है, मतदान होता है और अगर मतदान सरकार के खिलाफ जाती है तो सरकार गिर जाता है और मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। कटौती प्रस्ताव, कट मोशन, ये 3 प्रकार का होता है। पॉलिसी कट, नीतिगत सुझाव के तहत। दूसरा है अर्थगत, मतलब इकोनॉमिक कट। इसमें जो निर्धारित बजट का राशि होता है उसमें से एक निश्चित अमाउंट काटने के लिए प्रस्ताव रखा जाता है। और तीसरा जो कटौती होता है वो है टोकन कट। इसमें 100 रुपया की कटौती की स्वीकृति की जाती है। तो 3 प्रकार की कटौती संसद में होती है। अब देखिए चौथा, मतलब ऑप्शन डी, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, कॉल अटेंशन मोशन। ये संसदीय उपबंध 154 के तहत आता है और पहली बार इसका प्रावधान भी 1954 में किया गया था, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का। ये जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है किसी सार्वजनिक मामले पर जिसका कि लोक महत्व हो, संबंधित मंत्री का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए लाया जाता है। ये जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है अध्यक्ष के पूर्व अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं हो सकता है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को अध्यक्ष के पूर्व अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है और साथ ही जो मंत्री से इस संदर्भ में विचार मांगा जाता है, उनका ध्यान आकृष्ट कराया जाता है, मंत्री के लिए आवश्यक नहीं है कि वो तत्काल ही उस बात का जवाब दे, बाद में भी वो उसका उत्तर दे सकते हैं। आमतौर पर जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव होता है, ये जो समाचार पत्रों में घटनाएं घटती हैं, जो छपती हैं या जो मीडिया का रिपोर्ट होता है, उसके आधार पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संसद में लाया जाता है। नंबर 35, नगरपालिका में स्थान के आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो सही उत्तर है डी, 243T। 243R में क्या है? नगरपालिका की संरचना का प्रावधान किया गया है। 243U में नगरपालिका के कार्य अवधि का प्रावधान किया गया है और 243Q में नगरपालिका के गठन का प्रावधान किया गया है। चूंकि सिलेबस में ग्राम पंचायत और नगर पंचायत से भी क्वेश्चन पूछे जाने की बात है, तो ये सारे आर्टिकल आपको निश्चित तौर पर याद कर लेने चाहिए। तो ये 10 क्वेश्चन आपने देखा इंडियन पॉलिटी और पीए से संबंधित, जिसमें कि नगरपालिका और पंचायती राज भी शामिल था। नंबर 36, अब यहां से इंडियन इकोनॉमी शुरू हो रहा है। विभेदात्मक ब्याज दर पर विचार करने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की गई थी? सबसे पहले ये होता क्या है? विभेदात्मक मतलब कि समाज के जो कमजोर वर्ग होते हैं उनको कम ब्याज दर पर ऋण देना ही विभेदात्मक ब्याज दर कहलाता है। अब हम लोग आंसर देखें तो सही आंसर है R.K. हजारी, मतलब कि ऑप्शन बी। बिमल जलान, इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी जिसका काम था कि जब नए बैंक के लिए आवेदन प्राप्त की जाती है तो उन आवेदनों का वो सही तरीके से जांच करे। तो ऐसा कमेटी बना था बिमल जलान के नेतृत्व में। R.G. सरैया, ये बैंकिंग आयोग का गठन इनके अध्यक्षता में किया गया था, जबकि नरसिंहम समिति जो है ये समिति की अनुशंसा पर ही RRB मतलब कि रीजनल रूरल बैंक की स्थापना की गई थी। नंबर 37, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? IIP मतलब कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? यह जारी किया जाता है NSO के द्वारा, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। दरअसल NSO क्या है? CSO और NSO इन दोनों को मिलाकर के
रंगराजन समिति के रिकमेंडेशन पर 2019 में एक कर दिया गया। CSO प्लस NSSO बराबर NSO, ये 2019 में सामने आया। CSO का गठन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो पहले NSO के जगह में काम करती थी, तो CSO का गठन 1951 में हुआ था। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO ये 1950 में गठित हुई थी। दोनों को मर्ज किया गया और NSO बनाया गया। नंबर 38, मुद्रास्फीति का विभिन्न वर्गों या क्षेत्र तथा उसके प्रभाव के जोड़ों में कौन एक गलत है? ऋणदाता जो ऋण देता है, क्रेडिटर, इसको इन्फ्लेशन में हानि होगी, क्योंकि उसके द्वारा दिए गए उधार का जो रकम होगा, जो मुद्रा होगी, उसका एक्चुअल जो कीमत होगा, जो प्राइस होगा, वो कम हो जाएगा, तो उसको हानि होगा। आयात में कमी नहीं बल्कि आयात में वृद्धि होगी, तो जोड़ा जो सही नहीं है वो है बी, आयात में वृद्धि होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि इन्फ्लेशन में चीजें महंगी हो जाएंगी, तो घरेलू जो उत्पाद है वो महंगे हो जाएंगे, और विदेशों से जो सामान आता है वो भारतीय उत्पाद की तुलना में सस्ता हो जाएंगे, इसलिए आयात में वृद्धि हो जाएगी। सी, सार्वजनिक व्यय, पब्लिक एक्सपेंडिचर, इसमें वृद्धि होगा, क्योंकि सरकार को बढ़े हुए मूल्य के दौरान लोगों को विभिन्न प्रकार के सामाजिक आर्थिक सुविधाएं उपलब्ध करानी पड़ती हैं, तो सार्वजनिक व्यय बढ़ जाएगा। जो उत्पादक होंगे, जैसे किसान हो गए या उद्योगपति हो गए, किसी चीज के उत्पादक हो गए, उनको लाभ होगा, क्योंकि उनके उत्पादित वस्तुओं का मूल्य इन्फ्लेशन के दौरान बढ़ जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब है बी, आयात में वृद्धि होगी। ठीक है। 39, कश्मीर एवं उत्तरी भारत में किस तरह की प्रजातीय संरचना दिखाई पड़ती है? सही उत्तर है इसका कॉकेसॉइड। मंगोलॉइड का भारत में नॉर्थ ईस्ट में एग्जाम्पल दिखता है, निग्रो का भारत के दक्षिणी भाग में दिखता है, अल्पाइन का बहुत कम दिखता है, लेकिन अल्पाइन का जो मुख्य रूप से उदाहरण मिलता है वो है मिडिल यूरोप में, मध्य यूरोप में अल्पाइन प्रजाति के लोग ज्यादा नजर आते हैं। नंबर 40, भौतिक गुणवत्ता सूचकांक PQLI, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में शामिल नहीं है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि PQLI ये जो अवधारणा है ये मॉरिस डेविड के द्वारा दिया गया। PQLI की अवधारणा मॉरिस डेविड के द्वारा दिया गया, और इसमें जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर और साक्षरता को शामिल किया जाता है। तो जो शामिल नहीं है वह है जन्म दर। वैसे भी PQLI निकालना हो तो जीवन प्रत्याशा जोड़ इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, मतलब कि शिशु मृत्यु दर, प्लस साक्षरता डिवाइडेड बाई 3, ये 3 डायमेंशन है इसके, जिसके आधार पर इसका आकलन होता है। तो जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर और जन्म दर डिवाइडेड बाई 3 इंटू 100, ये फॉर्मूला है PQLI निकालने का, तो इसमें जन्म दर शामिल नहीं होता है। नंबर 41, विभिन्न प्रकार के बचतों में, सेविंग्स में भारत में किस बचत का मान सर्वाधिक है? तो जो उसका ऑर्डर है वो जान ले। सबसे अधिक घरेलू बचत, उसके बाद निगम बचत और उसके बाद सरकारी बचत। तो सही आंसर हो जाएगा घरेलू बचत। निगम बचत 2 प्रकार का, सार्वजनिक निगम बचत और निजी निगम बचत। इसमें से आंसर आपको मिल गया, सबसे ज्यादा घरेलू, फिर निगम, फिर सरकारी। सरकारी जो बचत होता है ये आमतौर पर ऋणात्मक ही होता है, ठीक है, और जो ऋणात्मक बचत होती है उसी को फिस्कल डेफिसिट, मतलब कि राजकोषीय घाटा कहा जाता है। नंबर 42, संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2015 में अपनाए गए SDG, मतलब कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के तहत प्रत्येक देश को 2030 तक 17 वैश्विक लक्ष्यों एवं डैश उद्देश्यों को प्राप्त करना है। तो जो डैश में आएगा वो आएगा 169, ऑप्शन सी। सतत विकास के 3 आयाम होते हैं, आप सबको पता होगा, आर्थिक विकास, सामाजिक समावेशन और पर्यावरण की सुरक्षा। नंबर 45, SDG 17, जो 17 गोल अपनाए गए हैं उसमें से SDG 13, ये बेसिकली क्वेश्चन नंबर 43 है,
जो यहाँ 45 दिख रहा है ये 43 है, गलती से प्रिंट हो रखा है, वो 43 है। ठीक है, खैर, तो SDG 13 का संबंध किससे है? तो SDG 13 का संबंध है ऑप्शन सी से, जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिए कार्रवाई से। बाकी को देखिए, लैंगिक समानता और महिला एवं बालिका का सशक्तिकरण, ये SDG 5 के तहत आएगा। भूखमरी समाप्त करना, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण, ये SDG 2 के तहत आएगा। और डी, सभी के लिए सतत समावेशी एवं धारणीय आर्थिक विकास, ये SDG 8 के अंतर्गत आएगा। बीपीएससी में, जो लास्ट बीपीएससी में एक क्वेश्चन आया था जो इसी तरीके के सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे आधारित था कि जो 17 गोल है उसमें से किसी पर्टिकुलर एक गोल को पूछा गया था। वो मुझे भी फिलहाल याद नहीं कि क्या पूछा गया था, लेकिन SDG 17 जो है इसमें से इंपॉर्टेंट छांट करके आप जरूर याद कर लें। 4 तो फिलहाल आपके सामने ये दिख रहा है। नंबर 44, निम्न में से किस औद्योगिक नीति में ग्रामीण उद्योगों एवं लघु, कुटीर एवं मध्यम उद्योगों पर विशेष बल दिया गया था? सही उत्तर है औद्योगिक नीति 1977, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1977। 1973 की जो औद्योगिक नीति थी, इसमें कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज पर बल दिया गया था। कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज पर 1973 के औद्योगिक नीति में बल दिया गया था। औद्योगिक नीति 1969 MRTP एक्ट, मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट से संबंधित था। और MRTP एक्ट का उद्देश्य था कंपनियों की व्यापारिक तथा जो उनकी वाणिज्यिक प्रक्रियाएं हैं उनको रेगुलेट करना, उनको विनियमित करना और आर्थिक सुधार के लिए एकाधिकार एवं केंद्रीयकरण को रोकना। और औद्योगिक नीति 1956 ये समाजवादी सिद्धांत पर आधारित था। और नई आर्थिक नीति जो 1991 में लाई गई, उसके पहले जितनी भी औद्योगिक नीतियां आई हैं उन सब के लिए कहीं ना कहीं 1956 की औद्योगिक नीति ही आधार बनता रहा है। नंबर 45, IMF द्वारा अपनाया गया SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, को कई नामों से जानते हैं, जिसमें कौन एक शामिल नहीं है? तो जो शामिल नहीं है वो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा, इंटरनेशनल करेंसी। ठीक है, बाकी लेखा मुद्रा, कृत्रिम मुद्रा, पेपर गोल्ड, ये सब SDR का ही अल्टरनेटिव नाम है। तो यहां तक आपने इकोनॉमी से जुड़े हुए क्वेश्चन देखे। आगे है साइंस, 5 क्वेश्चन हम लोग यहां देखते हैं, फिर आगे के वीडियो में हम लोग बाकी को देखेंगे। 46, हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत या नियम पर काम करती है? तो सही उत्तर है इसका पास्कल के सिद्धांत पर। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत आप सब जान रहे हैं। समवेग संरक्षण का जो सिद्धांत है उस पर बंदूक से गोली चलाने पर जो झटका लगता है उसका उदाहरण है। बर्नौली के सिद्धांत पर जो मुख्य बात है वो है वायुयान का टेक ऑफ होना, ये बर्नौली के सिद्धांत पर ही आधारित होता है। नंबर 47, RNA का मुख्य कार्य है? तो RNA का मुख्य कार्य है प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, रक्त का निर्माण आप सबको पता है, बोन मैरो में होता है। विटामिन का पाचन लिवर में होता है, क्योंकि वो जो बाइल या पित्त का पाचन करता है, जो पित्त छोड़ता है उससे इसका विटामिन का पाचन होता है। तो इसका सही उत्तर है ए। नंबर 48, रंग एवं औषधि के निर्माण में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो रंग एवं औषधि के निर्माण में एनिलीन का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन डी। 49, पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट के निर्माण को उत्तेजित करने वाला पादप हार्मोन मतलब कि प्लांट हार्मोन कौन सा है? तो सही उत्तर है साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन्स, ऑप्शन बी। थोड़ा बाकी का जान ले। जिब्रेलिन्स, इसके कारण से क्या होता है कि तना जो है पौधों का, पेड़ का, वो लंबा होता है, तो तनों को लंबा करने में सहायक होता है जिब्रेलिन्स। ऑक्सिन्स जो है ये तना और जड़ की कोशिका को बढ़ाने का काम करता है। साथ ही ऑक्सिन्स जो होता है ये फूल, फल और पत्तियों को समय से पूर्व झड़ने या फिर गिरने से रोकने का काम करता है। जबकि एथिलीन का काम, एथिलीन जो प्लांट हार्मोन है, इसका काम होता है फलों को पकाने में सहायता करना। 50, क्रूक्स कांच जिसका प्रयोग चश्मों के लेंस बनाने में किया जाता है, उसमें क्या मिला होता है जिस कारण वह अल्ट्रावायलेट किरणों को एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है? सही उत्तर है बी, सीरियम ऑक्साइड।
सीरियम ऑक्साइड, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। बेरियम बोरोसिलिकेट के साथ अगर जिंक मिला दिया जाए तो इन दोनों को मिला करके जेना कांच बनता है और जेना कांच प्रयोगशाला में प्रयुक्त होती है। सोडियम कार्बोनेट के साथ अगर बोरिक ऑक्साइड मिला दिया जाए और सोडियम कार्बोनेट मिला दिया जाए तो फ्लिंट ग्लास का निर्माण होगा और फ्लिंट ग्लास ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के निर्माण में, विद्युत के जो बल्ब होते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब, उसके निर्माण में यूजफुल होता है। और सोडियम बोरोसिलिकेट के साथ अगर अल्युमिनियम मिलाया जाए तो पायरेक्स ग्लास का निर्माण होता है, जो कि प्रयोगशाला के जो उपकरण होते हैं उसमें इस्तेमाल होता है। तो ये 50 क्वेश्चन हम लोगों ने मॉक टेस्ट का जो पहला मैंने लिया था जीएस पर, उसमें से 25 क्वेश्चन को अभी मैंने डिस्कस किया, उसका आंसर आपको बताया है, क्वेश्चन आपके सामने है। आने वाला वीडियो में जो रेस्ट क्वेश्चन है वो भी हम आपके लिए सामने लेकर के आएंगे और जब पेपर 2 का हम टेस्ट लेंगे तो उसके बाद फिर इसी तरीके से आपको हम क्वेश्चन अवेलेबल कराने का काम करेंगे। जहां आवश्यकता होगी डिस्कशन भी करेंगे। यद्यपि सेकंड पेपर में कॉन्सेप्ट वाला कोई चीज़ तो है नहीं झारखंड का पार्ट में, लेकिन फिर भी जैसा जरूरत होगा वैसा करेंगे। फिलहाल आप इस वीडियो को देखिए और वीडियो को देखने के बाद अपनी प्रतिक्रिया मुझ तक पहुंचाइए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।